वेलकम टू SLNS IAS एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इमरजेंसी। इस तस्वीर में एक समाचार क्लिपिंग दिखाई गई है। इसमें भारत में आपातकालीन इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ से जुड़ी खबर दी गई है। पहले में केंद्रीय सरकार ने यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें 1975 में लगे आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ को याद किया गया है, 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत के लोकतंत्र के इतिहास का एक काला अध्याय, डार्केस्ट चैप्टर है और इसे कभी भुलाया नहीं जाएगा, नेवर बी फॉरगॉटन। दूसरे पॉइंट में बोला है एक काले अध्याय को फिर से याद करना, रिविजिटिंग अ डार्क चैप्टर। आपातकाल की घोषणा की 50वीं वर्षगांठ, 50th एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन। इसका मतलब है कि 1975 में जब देश में आपातकाल लगाया गया था, उस घटना के 50 साल पूरे होने पर उस समय को फिर से याद किया जा रहा है। इस प्रकार की जानकारी यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, खास करके जब लोकतंत्र, संविधान या हाल की घटनाओं से जुड़े प्रश्न पूछे जाए। तो आइए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत के संविधान से जुड़े हुए कौन कौन सी बातें सही हैं। पहला पॉइंट दिया है नगर पालिकाओं, म्युनिसिपैलिटीज की शक्तियां, पावर्स संविधान के भाग 90A में दी गई है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, 74वें संविधान संशोधन 1992 के बाद भाग 90A में जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं की संरचना, कार्य और शक्ति दी गई है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है आपातकालीन इमरजेंसी प्रावधान संविधान के भाग 18 में दिया गया है। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि भारत के संविधान में भाग 18 ही इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राज्य में संवैधित संकट आर्टिकल 356 और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। थर्ड स्टेटमेंट दिया है संविधान में संशोधन से जुड़ी, अमेंडमेंट से जुड़ी कुछ बातें भाग 20 में दी गई है। ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि संविधान संशोधन अमेंडमेंट से संबंधित प्रावधान भाग 20 में आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में आता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3 ऑल करेक्ट। अब आइए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि लोकसभा से जुड़ी हुई शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां विशेष अधिकार मतलब एक्सक्लूसिव पावर है। पहला दिया है आपातकाल की घोषणा को रद्द करना, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देना, रेटिफाई करना। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि जब राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उसे संसद की मंजूरी तो चाहिए होती है, लेकिन यह मंजूरी दोनों सदनों से चाहिए होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, ना कि एक से। इसलिए ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं है बल्कि ये साझा शक्ति है, कंबाइंड पावर है। दूसरा, मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ विश्वास मत नहीं होने का प्रस्ताव पास करना। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि अगर लोकसभा सरकार पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देती है तो सरकार गिर जाती है, राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए ये पूरी तरह से एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा का। तीसरा हमें दिया है राष्ट्रपति को हटाना, इम्पीचमेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दोनों सदनों से होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, इसलिए यह एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। तो हमारा आंसर होगा बी ओनली, मतलब 2 ओनली। यह टॉपिक यूपीएससी और अन्य परीक्षाओं में संसद की शक्तियां, पावर ऑफ पार्लियामेंट के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा गया है कि महालेखा परीक्षक मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG की भूमिका की शक्तियों के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंस बताइए। पहला हमसे पूछा गया है कि जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी या वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करते हैं, तब संसद के पार्लियामेंट की ओर से CAG
राजकोष पर नियंत्रण रखता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सीएजी राष्ट्रीय या वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण नहीं रखता, जबकि सीएजी वित्तीय निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है। आपातकाल के दौरान इसकी भूमिका मुख्य रूप से सरकारी व्यय पर लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग पर केंद्रित होती है, न कि सीधे तौर पर धन के वितरण को नियंत्रित करने पर। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, मंत्रालयों द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट्स पर सीएजी की रिपोर्ट्स लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में चर्चा का विषय होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट को संसद की पीएसी में भेजा जाता है और वहीं उस पर चर्चा होती है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, इसमें बोला है कि सीएजी की रिपोर्ट में दी गई जानकारी का उपयोग जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तोड़ने वालों पर केस करने के लिए कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि सीएजी खुद मुकदमा नहीं करती, लेकिन उसकी रिपोर्ट से अगर कोई गड़बड़ी साबित होती है तो सीबीआई या अन्य एजेंसी उसका उपयोग करके कार्रवाई कर सकती हैं। चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सरकारी कंपनियों की ऑडिट, गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करते समय सीएजी के पास न्यायिक शक्तियां होती हैं, जुडिशियल पावर होती है, जिससे वह कानून तोड़ने वालों पर मुकदमा चला सकती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सीएजी एक संवैधानिक ऑडिटर है, न्यायिक संस्था, जुडिशियल बॉडी नहीं है। उसके पास मुकदमा चलाने की कोई न्यायिक शक्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन से हमें दिख नहीं रहे, बट अभी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 एंड 3 ओनली। इससे हमें क्या पता चलता है कि सीएजी सिर्फ ऑडिटर करता है, मुकदमा नहीं चलाता। दूसरा, सीएजी की रिपोर्ट पीएसी में जाती है। तीसरा, रिपोर्ट से निकली जानकारी जांच एजेंसी उपयोग कर सकती है। और चौथा, सीएजी को आपातकाल के दौरान विशेष वित्तीय शक्ति नहीं मिलती। ये टॉपिक यूपीएससी और पीसीएस जैसे अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम इमरजेंसी के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान में भाग 18 पार्ट 18 के अनुच्छेद 352 से लेके 360 आर्टिकल 352 से 360 तक आपातकालीन की व्यवस्था दी गई है, आउटलाइन दी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जब देश में बहुत बड़ी संकट की स्थिति हो, क्राइसिस का टाइम हो, जैसे युद्ध या बाहरी हमला या आंतरिक विद्रोह, तब सरकार को विशेष अधिकार दिए जाए ताकि वह तुरंत और प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके। आपातकाल में केंद्र सरकार को बहुत बड़ी अधिक शक्तियां मिलती है। इससे भारत का संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर अस्थायी रूप से एकात्मक, यूनिटरी बन जाता है, यानी केंद्र को राज्य पर ज्यादा अधिकार मिल जाता है। यह व्यवस्था जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि इस देश को किसी भी बड़े संकट से बचने के लिए एक आपात स्थिति से निपटने का कानून होना ही चाहिए। यह प्राविधान स्थायी नहीं होता, परमानेंट नहीं होता। इसका उद्देश्य सिर्फ देश की एकता, संप्रभुता और सुरक्षा को बचाना होता है। संकट खत्म होने के बाद यह अधिकार भी समाप्त हो जाता है। मतलब आपातकालीन प्रावधान देश की सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। अब हम इमरजेंसी के कुछ टाइप्स देखेंगे। संविधान में इमरजेंसी के 3 प्रकार हैं आपातकालीन के। पहला है राष्ट्रीय आपातकालीन, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352। जब देश पर युद्ध मतलब वॉर, बाहरी हमला, एक्सटर्नल एग्रीगेंस या सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन होता है, तभी आपातकाल लगाया जाता है। पूरे देश या किसी खास हिस्से में लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार को राज्य पर ज्यादा अधिकार मिल जाता है। मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे 1962 का चाइना का वॉर, फिर 1971 का पाकिस्तान का वॉर और 1975 का आंतरिक आपातकाल। दूसरा है राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी, अनुच्छेद 365 आर्टिकल 356। इसे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। जब किसी राज्य में संविधान के अनुसार सरकार नहीं चल रही होती या वहां राजनीतिक अस्थायी होता है,
तब यह लगाया जाता है। इससे राज्य की सत्ता राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग किया जा सकता है। इसका उदाहरण है जब राज्य में किसी पार्टी को बहुमत ना मिले या कानून व्यवस्था बिगड़े। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360, जब देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हो या भारत की आर्थिक शाखा क्रेडिट पर कोई खतरा हो, तब यह घोषित किया जा सकता है। केंद्र सरकार को इससे वेतन और खर्चे पर नियंत्रण मिल जाता है। सभी राज्यों को अधिक मामलों पर केंद्र की आर्थिक अधिकार बढ़ जाता है। हालांकि अभी तक ये अपने भारत में लागू नहीं हुआ है, पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम इमरजेंसी से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। पहले पॉइंट में बोला है कि घोषणा करने का कारण होता है एक तो युद्ध मतलब वॉर, बाहरी हमला, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, इसे हम एक्सटर्नल इमरजेंसी बाहरी आपातकाल भी कहते हैं, या शस्त्र विद्रोह, इसे हम इंटरनल इमरजेंसी आंतरिक आपातकाल भी कहते हैं। राष्ट्रपति इन कारणों से आपातकाल घोषित कर सकते हैं। पूरे भारत में या किसी भी एक हिस्से में इसको लागू किया जा सकता है। अगर खतरा सिर्फ आसन्न इमिनेंट मतलब अगर हमला हुआ नहीं है लेकिन होने की संभावना है, तब भी राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति आपातकाल तभी घोषित कर सकता है जब पूरा मंत्रिमंडल एंटायर कैबिनेट लिखित रूप में इसकी सिफारिश करे, रिटन रिकमेंडेशन दे। राष्ट्रपति आपातकाल तभी घोषित कर सकते हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं कर सकते। आपातकाल की घोषणा को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी ये पूरी तरह से राष्ट्रपति की मनमानी नहीं है, इसे हम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। पांचवा, संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा, बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा से 1 महीने के अंदर विशेष बहुमत से इसको स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करना होता है। इसके बाद यह 6 महीने तक जारी रहता है। इसे बार बार, बहुत बार, इनफाइनाइट टाइम्स हम बढ़ाया जा सकता है। और अगर लोकसभा भंग हो जाए तब आपातकाल की मंजूरी या उसका विस्तार राज्यसभा कर सकती है, लेकिन नया लोकसभा आने के 30 दिन के अंदर यह फिर से मंजूर किया जाना चाहिए। सातवां, आपातकाल राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल हटा सकते हैं। इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है, वो कभी भी इसे हटा सकते हैं, उन्हें पार्लियामेंट रेटिफिकेशन नहीं चाहिए। दूसरा, लोकसभा भी अगर चाहे तो इसे रद्द कर सकती है, रिवोक कर सकती है साधारण बहुमत के साथ, सिंपल मेजोरिटी के साथ, लेकिन राज्यसभा ये नहीं कर सकती। तो इसमें हमने क्या क्या देखा? पहला तो इसे कौन घोषित करता है? राष्ट्रपति, कैबिनेट की लिखित सलाह पर। ये किन कारणों से लगाई जा सकती है? पहला युद्ध, दूसरा बाहरी हमला, तीसरा शस्त्र विद्रोह। कहाँ लागू हो सकती है? पूरे देश में या किसी भी देश के हिस्से में। कब मंजूरी लेनी होती है? संसद से 1 महीने में विशेष बहुमत से। कितने समय तक ये रहता है? हर 6 महीने में विस्तार संभव अनगिनत बार हम इसे बढ़ा सकते हैं। इसे कौन रद्द कर सकता है? इसे राष्ट्रपति कभी भी रद्द कर सकता है और लोकसभा साधारण बहुमत से रद्द कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा क्या है इसकी? सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता की जांच कर सकता है, इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। अब हम देखेंगे नेशनल इमरजेंसी के कुछ इफेक्ट्स, मतलब उसके कुछ प्रभाव। केंद्र सरकार किसी भी विषय पर राज्य को आदेश दे सकती है। अगर नेशनल इमरजेंसी लगा है तो सेंटर किसी भी टॉपिक पर स्टेट गवर्नमेंट को आदेश दे सकती है, चाहे वह राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट के विषय की हो या ना हो, लेकिन राज्य सरकारों को हटाया नहीं जा सकता, यह बनी रहती है। दूसरा, आमतौर पर राज्य सूची के विषयों पर राज्य ही कानून बनाते हैं, लेकिन आपातकाल में संसद भी राज्य विषयों पर कानून बना सकती है। अगर संसद सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति अध्यादेश मतलब
ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकती है। तीसरा, संसद केंद्र सरकार और उनकी एजेंसी को नए कार्य और अधिकार दे सकती है ताकि वह देश भर में काम कर सके। चौथा, आपातकाल में बने कानून आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद ही अपने आप निष्क्रिय मतलब इनऑपरेटिव हो जाते हैं, सीज हो जाते हैं। यह कानून उन राज्यों में भी लागू होता है जहां पर आपातकालीन की सिचुएशन नहीं बनी हुई थी। फिर राष्ट्रपति राज्यों और केंद्र के बीच पैसे का बंटवारा रिवेन्यू शेयरिंग को बदल सकते हैं। यह आदेश संसद में पेश करना जरूरी होता है। यह वित्तीय वर्ष के अंत तक लागू रहता है, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक रहता है ये। संसद कानून बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का काम 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं या कितने भी नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब ये कई बार भी किया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद यह प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब अगर इमरजेंसी 2 साल तक है तो हम इनका कार्यकाल 2 साल तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन 2 साल बाद जब इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने के अंदर अंदर ये खत्म हो जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 358 आर्टिकल 358 अनुच्छेद 19 मतलब आर्टिकल 19 के अधिकार राइट टू फ्रीडम स्वतः निलंबित कर सकती है। अगर आपातकाल युद्ध या बाहरी हमलों मतलब एक्सटर्नल ग्राउंड के कारण लगा है, आर्म्ड रेबिलियन नहीं है, तो अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं, मतलब ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। इसे देश भर में ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं जो इन अधिकारों को हटा दे। ऐसे कानून ना आपातकाल के दौरान चुनौती दी जा सकती है ना उसके बाद। राष्ट्रपति आदेश जारी करके कहते हैं, मतलब ये जो कानून बनता है आर्टिकल 358 के अंदर, तो उसको ना तो हम इमरजेंसी के टाइम वॉयलेट कर सकते हैं ना तो उसके बाद। ये रहता है जब तक प्रेसिडेंट इसे नहीं हटा रहा। फिर अनुच्छेद 359 मतलब आर्टिकल 359 राष्ट्रपति आदेश जारी करके कह सकते हैं कि लोग कुछ मौलिक अधिकारों जैसे कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 को लागू करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकती, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 मतलब आर्टिकल 20 और 21 पर यह रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वाला आर्टिकल है, तो इस पे ये चीज नहीं अप्लाई होती है। उसके बाद अधिकार मतलब राइट्स बने रहते हैं, लेकिन न्याय पाने का रास्ता जुडिशियल रेमेडी बंद हो जाता है। सरकार उन अधिकारों पर कानून बना सकती है और वह कानून कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर उसके बाद अनुच्छेद 359 मतलब आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति जो आदेश निकालते हैं उन्हें दोनों सदनों में मंजूरी लेनी होती है। यह आदेश संपूर्ण भारत या किसी एक हिस्से पर लागू हो सकता है। प्रेसिडेंट इसे पूरे कंट्री पर या कंट्री के कहीं किसी पार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और यह आर्म्ड रिबेलियन मतलब आंतरिक विद्रोह के कारण लगे आपातकाल में भी लागू हो सकता है। धन्यवाद।